तो आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें वक्त में पीछे ले जाएगा। हम ये देखने वाले हैं कि आखिर अंग्रेजी साहित्य, जिसे आज हम सब जानते हैं, उसने अपनी शुरुआत कैसे की, वो कैसे बड़ा हुआ और उसे अपनी एक अलग आवाज, एक पहचान कैसे मिली। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को शुरू करते हैं। ये सवाल बड़ा सीधा सा लगता है ना, कि अंग्रेजी साहित्य की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? लेकिन इसका जवाब थोड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। मतलब आज जो हम कमाल की कहानियां और कविताएं पढ़ते हैं, उनकी जड़ें, उनकी असली शुरुआत वो कहाँ है? इसका पता लगाने के लिए हमें इतिहास में काफी पीछे जाना होगा, बहुत पीछे। जी हाँ, हमारी कहानी इंग्लैंड से शुरू ही नहीं होती। ये शुरू होती है प्राचीन ग्रीस और रोम की दुनिया से। आप इन्हें अंग्रेजी साहित्य के पावरफुल ग्रैंड पेरेंट्स की तरह समझ सकते हैं। यही वो लोग थे जिनकी कहानियों और सोच ने आने वाले पूरे साहित्य की नींव रखी, एक ऐसी नींव जो आज भी मजबूत है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी से पहले उसकी शास्त्रीय जड़ें। ये वो दौर था जिसने हमें वो आइडियाज, वो हीरो और वो कहानियां दी जिन्होंने आने वाली सदियों के लिटरेचर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। देखिए, इस क्लासिकल पीरियड की शुरुआत होती है होमरिक या वीर काल से। यहीं पर हमें होमर की इलियड और ओडेसी जैसी कालजयी रचनाएं मिली। और ये सिर्फ किसी लड़ाई झगड़े की कहानियां नहीं थी, नहीं, ये तो वेस्टर्न स्टोरी टेलिंग का बिल्कुल फाउंडेशन थी। एक ऐसी बुनियाद जिस पर आगे चलकर एक बहुत बड़ी इमारत खड़ी होने वाली थी। और सबसे मजेदार बात क्या है? रोमन्स ने ग्रीक से बहुत कुछ सीखा। मतलब उन्होंने उनके फिलॉसफी, ड्रामा, पोएट्री सब कुछ अपनाया। और फिर वर्जिल जैसे राइटर्स ने क्या किया? उन्होंने इन आइडियाज को अपनी रोमन पहचान के साथ मिला दिया और कुछ एकदम नया, कुछ बहुत पावरफुल बना डाला। कह सकते हैं कि उन्होंने ग्रीक मॉडल को लिया और उसे एक जबरदस्त रोमन ट्विस्ट दे दिया। तो क्लासिकल रूट्स के बाद अब वक्त है कहानी में आगे बढ़ने का, एक नए युग में, पुरानी अंग्रेजी का जन्म। ये दौर उथल-पुथल और लड़ाइयों से भरा हुआ था, पर यही वो वक्त था जब अंग्रेजी भाषा ने पहली बार सही मायनों में अपनी आंखें खोलीं। 407 ईस्वी, ये तारीख याद रखने लायक है। ये कोई मामूली साल नहीं था। ये वो साल था जब ताकतवर रोमन एम्पायर ने ब्रिटेन को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और उनके जाने से वहां एक खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। और इस खालीपन को भरने कौन आया? जर्मनी की कुछ जनजातियां, एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। वो समुंदर पार करके ब्रिटेन आए। लेकिन वो सिर्फ लड़ाके नहीं थे, वो अपने साथ अपनी भाषा भी लेकर आए। और इन्हीं की भाषाओं के मेल से जन्म हुआ पुरानी अंग्रेजी यानी ओल्ड इंग्लिश का। और यकीन मानिए, अगर आज कोई इसे सुने या पढ़े तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये हमारी आज की अंग्रेजी की ही पूर्वज है। और उस जमाने का साहित्य भी बिल्कुल उन लोगों जैसा ही था, कठोर, बहादुर और वीरों से भरा हुआ। ये कहानियां लिखी नहीं जाती थी, नहीं, ये तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाती थी। इनमें राइमिंग नहीं होती थी, बल्कि एक ही आवाज से शुरू होने वाले शब्दों का इस्तेमाल होता था, जिसे अनुप्रास कहते हैं। जरा सोच कर देखिए, लोग आग के आसपास बैठकर जीत, हार और जिंदा रहने के संघर्ष की ये जोरदार कहानियां सुनते होंगे। और इस दौर का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर उदाहरण है महाकाव्य बेओवुल्फ, एक ऐसे हीरो की कहानी जो भयानक मॉन्स्टर से लड़ता है। ये कविता हमें उस दुनिया की एक सीधी झलक दिखाती है जहां ताकत और हिम्मत ही सब कुछ था और जहां बस अगला दिन देख पाना ही सबसे बड़ी जीत मानी जाती थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंग्रेजी के सफर में एक और बहुत बड़ा मोड़ आने वाला था। विजय के अधीन एक भाषा, एक ऐसा विदेशी हमला जो इस भाषा को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। साल था 1066, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। विलियम द कॉन्करर ने इंग्लैंड पर चढ़ाई कर दी। पर यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये दो कल्चर, दो भाषाओं का एक जबरदस्त टकराव है। नॉर्मन्स अपने साथ लाए थे फ्रेंच भाषा और जीने का एक बिल्कुल नया अंदाज, जिसने इंग्लैंड में सब कुछ बदल कर रख दिया। और बस रातों रात अंग्रेजी की हैसियत ही बदल गई। पुरानी अंग्रेजी बन गई आम लोगों, किसानों की भाषा, जबकि दरबार में, सरकार में और जितने भी अमीर लोग थे वो सब फ्रेंच बोलने लगे। जरा सोचिए, करीब करीब 300 साल तक अंग्रेजी एक सेकंड क्लास भाषा बनकर रह गई।
और फ्रेंच भाषा का असर कितना गहरा पड़ा, इसका अंदाजा चौसर की मिडिल इंग्लिश को देखकर लगाया जा सकता है। ये देखिए, बाईं तरफ है ओरिजिनल टेक्स्ट और दाईं तरफ मॉडर्न ट्रांसलेशन। पुरानी अंग्रेजी से कितनी अलग दिखती है ना? लैटिन और जर्मैनिक शब्दों का यही वो अनोखा मिक्सचर था जिसने आगे चलकर मॉडर्न अंग्रेजी की नींव रखी। लेकिन ठीक जब ऐसा लग रहा था कि अंग्रेजी भाषा शायद हमेशा के लिए दबकर ही रह जाएगी, तब एक राइटर ने एंट्री ली। एक ऐसी शख्सियत जिसने इसे दोबारा जिंदा किया, इसे एक नई आवाज दी। चौसर की नई आवाज। जेफरी चौसर, वो अपने जमाने के एक तरह से क्रांतिकारी लेखक थे। सोचिए, जब हर कोई लैटिन या फ्रेंच में लिख रहा था, उन्होंने जानबूझकर आम लोगों की भाषा यानी अंग्रेजी को चुना। और अपनी किताब द कैंटरबरी टेल्स से उन्होंने ये साबित कर दिया कि अंग्रेजी भी उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही मज़ेदार और उतनी ही गहरी हो सकती है। सही मायनों में उन्होंने अंग्रेजी को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाया। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव पर, पुनर्जन्म, अंग्रेजी पुनर्जागरण। चौसर ने स्टेज तो तैयार कर ही दिया था, अब बस अंग्रेजी भाषा में एक जबरदस्त क्रिएटिव धमाका होने वाला था। और ये सब शुरू हुआ एक बड़े ही दिलचस्प चेन रिएक्शन से। पहला कदम, 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया। इसके चलते क्या हुआ? वहां के विद्वान और पुरानी ग्रीक किताबें सब भागकर पश्चिमी यूरोप आ गए। और फिर ठीक उसी वक्त प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। बस इन नए आइडियाज को तो जैसे पंख लग गए और वो तेजी से हर तरफ फैल गए। और इसी को कहा गया रेनेसांस, जो एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म, रीबर्थ। यूरोप एक बार फिर अपनी उन्हीं ग्रैंड पेरेंट कल्चर यानी ग्रीस और रोम से दोबारा जुड़ रहा था, जिनकी बात हमने कहानी की शुरुआत में की थी। आर्ट, साइंस, लिटरेचर, हर तरफ एक नई एनर्जी थी, एक नया जोश था। और लियोनार्डो दा विंची की ये तस्वीर, विट्रूवियन मैन, उस दौर की सोच का एक परफेक्ट सिंबल है। ये सिर्फ एक ड्राइंग नहीं है, ये इंसानियत में एक नए भरोसे का प्रतीक है। एक ऐसा भरोसा कि आर्ट और साइंस मिलकर कुछ कमाल कर सकते हैं और इंसान की काबिलियत की कोई सीमा नहीं है। तो क्लासिकल जड़ों से लेकर एंग्लो सैक्सन हीरो तक, नॉर्मन विजय से चौसर की नई आवाज तक, अंग्रेजी भाषा ने एक बहुत लंबा और मुश्किल सफर तय कर लिया था। अब स्टेज पूरी तरह से सेट था, एक नए जीनियस का दौर शुरू होने वाला था। बस इंतजार था एक ऐसे सितारे का जो इस भाषा को आसमान की बुलंदियों तक ले जाए। तो सवाल ये है कि इसका वो सितारा कौन होने वाला था? ये एक कहानी है किसी और दिन के लिए।